गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 27 ऑफ मई पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे द हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू के थ्रू। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसको एक बार देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे बानी ग्रासलैंड के बारे में डिस्कशन हमारा होगा, प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट के बारे में जानेंगे, एफटीआई को लेकर भी डिस्कशन होगा, एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर कोऑपरेशन को डिस्कस करेंगे। देन हम कूनो नेशनल पार्क को लेकर भी एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पे डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल के बारे में जानेंगे क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया काफी ज्यादा न्यूज में है। वेरियस इसको लेकर गाइडलाइंस जो है वो भी लेकर आई जा रही है। मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है वो जानेंगे। देन आपकी सैलरी रिवर जो है इसको लेकर भी एक एमसीक्यू है। इंटरपोल नोटिस जो अलग अलग तरीके के होते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फॉर्मेशन और साइक्लोन्स जो है ये किस तरीके से बनते हैं इसको लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप जो सेकंड चैनल है वहां पर जो द हिंदू का एनालिसिस किया जाता है उसको आप जरूर देख रहे होंगे। नेटवर्क यूपीएससी के ऊपर आप 5:30 के ऊपर डेली जो आपका द हिंदू एनालिसिस होता है उसको जरूर देखिएगा, बिकॉज यहाँ पर जो करंट अफेयर्स द हिंदू की एनालिसिस होते हैं, वेरियस जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती है वो यहाँ पर फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव शेयर करी जाती है। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए। 100 डेज की जो सीरीज है इसमें एनरोल करा सकते हैं आप, और यहाँ पर जल्दी से अपने टारगेट को यहाँ पर आप सेट करिए। यहाँ पे 6 स्कोर रखा गया वैसे कट ऑफ के लिए। अगर 6 से ज्यादा करेंगे तो ऑफकोर्स बेहतर रहेगा, लेस देन 6 भी होगा तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज सेकंड टाइम जो है आप जब देखेंगे तो अपने नोट्स बना लीजिएगा और रिवीजन आपकी भी साथ के साथ हो जाएगी। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर, शुरुआत करेंगे बानी ग्रासलैंड से। पूछा गया बानी ग्रासलैंड अभी रिसेंटली न्यूज में थे, ये किस राज्य में लोकेट करते हैं। तो यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल न्यूज में थी, उन्होंने यहाँ पर ऑर्डर दिया है बनी ग्रासलैंड को लेकर कि यहाँ पर जितना भी एनक्रोचमेंट यहाँ पर है उसे रिमूव किया जाए, और 6 महीने का अल्टीमेटम भी यहाँ पर दिया गया। किसके द्वारा? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा। ठीक है, यहां पर कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मालधारी है, यहाँ पे पैस्टोरलिस्ट है, दे विल कंटिन्यू टू होल्ड द राइट्स, ताकि वो अपने कम्युनिटी फॉरेस्ट को कंजर्व भी कर पाए और जो फॉरेस्ट का यूज वो करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर सही तरीके से कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के हिसाब से सेक्शन 3 के हिसाब से कुछ राइट्स जो है वो यहाँ पर मालधारीज को दिए गए हैं, और मालधारीज मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया, तो डेफिनेटली आप एसोसिएट कर पा रहे होंगे इसको किससे? गुजरात से। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। एनजीटी ने ऑर्डर किया है कि गुजरात के जो बनी ग्रासलैंड है यहां पर जितने भी आपके एनक्रोचमेंट्स हैं उनको 6 महीने के अंदर खत्म करना है। ये पूरी न्यूज थी। एनजीटी के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो एनजीटी जो है इसे एस्टैब्लिश किया गया था, देखिए क्योंकि देखिए एनजीटी ने ऑर्डर जारी किया है तो डेफिनेटली क्वेश्चन एनजीटी के ऊपर भी आ सकता है। करंट अफेयर से आएगा तो बनी के बारे में आएगा, लेकिन अगर ग्रासलैंड के बारे में नहीं पूछते तो एनजीटी एज एन बॉडी के बारे में पूछा जा सकता है। तो 18 अक्टूबर 2010 ईयर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2010 के अंदर इसको लेकर आया गया था एज पर द एनजीटी एक्ट, जो कि 2010 के अंदर ही आया था। ठीक है, एक स्पेशलाइज बॉडी के तौर पे इसे लाया गया था ताकि एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स जो है, किस चीज के लिए? एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स को मैनेज किया जा सके। ठीक है, साथ ही साथ इट वाज फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग द नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी, NEAA को रिप्लेस किया गया था। किसके द्वारा? एनजीटी के द्वारा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इसके अंदर 3 मेजर बॉडीज होती हैं, या फिर कहें कि 3 मेजर इंडिविजुअल यहाँ पे होते हैं। एक इसमें सबसे ऊपर होते हैं आपके चेयरपर्सन, फिर एक जुडिशियल मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, और एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स आप कह सकते हैं, 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है बनी ग्रासलैंड को लेकर भी आ सकते हैं, एनजीटी को लेकर भी मैंने आपसे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो शेयर कर ली है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि एफडीआई को लेकर है। इंडिया के अंदर एफडीआई को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, कौन सा कथन सही है। यूएई जो है वो टॉप इन्वेस्टर रहा है 2020 और 21 का डेटा देखते हैं एफडीआई को लेकर, तो हो सकता है एफडीआई जो होता है जब भी कभी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट 10% से ज्यादा किसी भी लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करा जाता है तो यूजुअली उसे एफडीआई ट्रीट किया जाता है। एफडीआई इन द ईयर 2020-2021 केम प्राइमरली थ्रू द डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। तो ये ज्यादातर कहां से है? डिबेंचर और बॉन्ड्स के माध्यम से इंडिया के अंदर आई है। अभी रिसेंटली इसको लेकर डाटा जो था वो भी दिया गया था एफडीआई को लेकर, और उसमें इंडिया का नाम भी लिखा था, और इंडिया के अंदर कहां से कितनी कितनी एफडीआई है, किस किस सेक्टर में ज्यादा एफडीआई है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और हिंदू एनालिसिस के अंदर भी अभी हमने 1-2 दिन पहले इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो यहां पर जल्दी से आंसर मुझे बताइए। चलिए, तो यहां पर बताया जा रहा है कि अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 की बात करते हैं, 2020 और 21 के हिसाब से इंडिया ने 10% ग्रोथ देखी है एफडीआई के अंदर, और 82 बिलियन तक जो है ये पहुंच गई है। ठीक है, अगर सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात करें ये भी 19% बढ़ी और $60 बिलियन तक पहुंच गई है। 2019 और 20 की बात करते हैं तो हमारी जो एफडीआई थी वो 74
बिलियन थी, $74 बिलियन, लेकिन अभी कितनी है, $82 बिलियन। तो अप्रोक्सीमेटली 10% का इजाफा जो है, जो इंप्रूवमेंट है वो यहां पर देखा गया। अब आते हैं यहां पर वन बाय वन स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, कौन सी स्टेटमेंट हमारी ठीक है और कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है, देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है कि यूएई जो है टॉप इन्वेस्टर है। देखिए ये चीज न्यूज में एक टाइम एंड अगेन दे रखी थी, पिछले 2 दिन से कंटिन्यूअसली न्यूज में आ रही है, मैं आपको बता देता हूं। तो टॉप 3 इन्वेस्टर्स जो थे, और ये मैंने डिस्कस भी किया था हिंदू एनालिसिस में, सिंगापुर जो है नंबर 1 पोजीशन पे आता है। टॉप इन्वेस्टर अगर इंडिया के अंदर है, जो 1/3 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट यहां पर लेकर आया वो है सिंगापुर, ठीक है। इसके बाद नंबर आता है सेकंड यूएस का, राइट। यूएस के पास टोटल 23%, तो यहां पे सिंगापुर 33% पे है, यूएस 23% पे है, और तीसरा नंबर जो आता है वो आता है मॉरिशस का, ठीक है। मॉरिशस टोटल 9% फॉरेन कैपिटल फ्लो को यहां पर लेकर आया। तो पहली जो स्टेटमेंट है यूएई को लेकर वो गलत हो जाती है। इवन दो अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो सऊदी अरेबिया एक यूनिक कंट्री निकल के आई है, क्योंकि यहां पर देखा गया कि पिछले साल के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा इसने इन्वेस्ट किया है। चलिए अब क्योंकि पहली स्टेटमेंट आपने एलिमिनेट कर दी ना, दिस वाज द मोस्ट क्रूशियल स्टेटमेंट, क्योंकि बहुत से लोगों को लग सकता है कि यूएई जो है सबसे ज्यादा पैसे यहां पे इन्वेस्ट कर रहा होगा। अगर आप इस स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर पाते तो आप देखिए 1 कहां पर है, ए में भी है, सी में भी है, डी में भी है, सीधा आप बी को मार्क कर देते। दिस इज द पावर ऑफ एलिमिनेशन, जब आप किसी क्रूशियल स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर देते हैं। इट मींस आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ठीक हो जाती है और थर्ड स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट गलत हो जाती है। वो मैं बता भी देता हूं आपको किस तरीके से। जब भी 10% से ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, 10% या इससे ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, उसे एफडीआई कंसीडर किया जाता है। ये स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है, क्योंकि एफडीआई की ये क्वालिफिकेशन होती है। साथ ही साथ एफआईआई और एफडीआई के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसके लिए इकोनॉमिक्स के जो वीडियोस है वो जरूर देख लीजिएगा। वहां पर मैंने आपको जो 1 by 1 डिफरेंस है वो यहां पर आई थिंक देयर वाज अ 10 to 15 मिनट का जो लेक्चर था, वो उसके अंदर मैंने आपको पूरे डिफरेंसेस जो है बताए हुए हैं। अब आते हैं तीसरी स्टेटमेंट के ऊपर। एफडीआई जो 2020 और 21 की बात करी जा रही है, क्या ये ज्यादातर ये जो इसका हिस्सा है, क्या वो डिबेंचर्स और बॉन्ड्स के माध्यम से आ रहा है? देखिए मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है टोटल एफडीआई कितनी है 2020-21 के लिए, टोटल एफडीआई $82 बिलियन है। और मैंने अगर आपको याद हो ये भी बताया कि ये जो है 10% इंक्रीज इसमें देखा गया, लेकिन 19% इंक्रीज किसमें देखा है, क्योंकि इस 82 बिलियन के अंदर आपका 60 बिलियन जो है वो कहां से आ रहा है, इक्विटी से आ रहा है, राइट, जिसके अंदर 19% का इंप्रूवमेंट देखा गया। तो मेजर शेयर डिबेंचर और बॉन्ड्स का नहीं है, मेजर शेयर जो है वो इक्विटी का है। हेंस आपकी यहां पर जो स्टेटमेंट नंबर 3 है वो भी इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि यहां पर मेजर पोर्शन जो है वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट से आ रहा है, ना कि डिबेंचर और बॉन्ड से। तो यहां पे सेकंड विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको याद हो मैंने ये भी बताया था कि एफडीआई कौन कौन से राज्यों में सबसे ज्यादा है, नंबर 1 पे टॉप पोजीशन पे कौन सा राज्य था, स्टेट कौन सा था, बताइए मुझे। हिंदू एनालिसिस में मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ मैंने आपको एक सेक्टर भी बताया था कि इस सेक्टर के अंदर, चलिए सेक्टर तो मैं बता देता हूं, जो कंप्यूटर हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है, यहां पर सबसे ज्यादा एफडीआई हमें देखने को मिल रही है। लेकिन राज्य का नाम आप मुझे बताएंगे कि टॉप मोस्ट राज्य स्टेट कौन से जहां पर सबसे ज्यादा एफडीआई आई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इजराइल एग्रीकल्चर, इंडिया इजराइल एग्रीकल्चर एग्रीमेंट को लेकर पूछ रहा है कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये एक 4 साल का प्लान है, हो सकता है दोनों का अग्रीमेंट जो है, इट कॉल्स फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। तो इसमें पब्लिक सेक्टर भी रहने वाला है, प्राइवेट सेक्टर भी रहने वाला है, हो सकता है। इसमें क्या होगा, ये फोकस करेगा कि इंडिया और इजराइल की जो सिटीज है उसे सिटीज ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाए, ये भी पॉसिबल है। जल्दी से बताएं, रिसेंटली ये न्यूज थी, इंडिया और इजराइल ने एक जो ये अग्रीमेंट है वो तो साइन किया है, ये तो पक्की बात है, लेकिन इसके प्रोविजन के बारे में पूछा गया। सोचिए जल्दी से क्या आंसर हो सकता है। चलिए तो यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा, इंडिया और इजराइल ने एक 3 साल का वर्क प्रोग्राम अग्रीमेंट साइन किया है, ना कि 4 साल का। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। 3 साल का अग्रीमेंट है, जो कि इंडिया और इजराइल के जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर है वो एग्रीकल्चर कोऑपरेशन करेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। लेकिन इसका ध्यान से अगर आप पढ़ें, सिटीज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम किसकी बात करें, एग्रीकल्चर की। नाउ दिस स्टेटमेंट वाज मोस्ट इजीएस्ट आई वुड से टू एलिमिनेट। इसको तो आप सबसे पहले एलिमिनेट कर सकते थे, क्यों, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की कर रहे हैं, यहां पर सिटीज की कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से भी कुछ क्वेश्चन होंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे ऐसे यूपीएससी के अंदर। कुछ ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें एक आधी स्टेटमेंट ऐसी होगी जिसको आप स्ट्रेट अवे एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट को अगर आप एलिमिनेट करते तो सी और डी को इमीडिएटली एलिमिनेट कर सकते थे, तो फिर आपको ए और बी में से चूज करना पड़ता, और फिर आपको यहां पर आपके करेक्ट आंसर तक पहुंचने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहां पर बढ़ जाती। ठीक है, प्रोग्राम का पूरा एजेंडा क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है उसको एस्टैब्लिश करना है, न्यू सेंटर्स को लाना है, ये भी इसके अंदर करी गई है। तो यहाँ पे सिटीज ऑफ एक्सीलेंस नहीं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लाने की बात करी गई और सेल्फ सफिशिएंट बनने की बात करी गई। अगर आप देखिए पिछले कुछ टाइम से एग्रीकल्चर को लेकर हमारी सरकार काफी बेहतर तरीके से काम कर रही है, चाहे वो अभी जो हमने खरीफ स्ट्रेटेजी लॉन्च करी 1-2 दिन पहले उसकी बात करी जाए, या फिर
जो अभी किट्स थी, फार्मर्स को कुछ किट्स जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट करी गई थी, किस चीज को लेकर, उड़द दाल, मूंग दाल और तूर, ये हम इंपोर्ट करते हैं। तो सरकार को लगा कि क्यों ना हम फार्मर्स को इसको लेकर फ्री किट्स डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि अगर फ्री किट्स डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी, किसान क्या करेगा, उड़द मूंग और तूर को उगाना शुरू करेगा, और जब ये चीजें हमारे देश में ही उगेगी तो फिर हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा तो जो प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास है वो भी नहीं देना पड़ेगा, हमारी प्राइस स्टेबिलिटी, जो रुपये की स्टेबिलिटी है वो भी बनी रहेगी, राइट। साथ ही साथ इसी तरीके से खरीफ स्ट्रेटेजी को लेकर आया गया कि जो ग्राउंड नट है, सोया है, जो आपके ऑयल से रिलेटेड जो आइटम्स है उनको यहीं प्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि पाम ऑयल, हम काफी ज्यादा पाम ऑयल जो है वो कहां से इंपोर्ट करते हैं, काफी ज्यादा पाम ऑयल जो है वो इंडोनेशिया से और मलेशिया से इंपोर्ट किया जाता है। और अगर हम खुद ही यहां पर तेल को या फिर इससे कंसर्निंग जो हमारी फसलें हैं उसको उगाना शुरू करेंगे, क्रॉप को उगाना शुरू करेंगे, तो हमें ये इंपोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। और फिर अगेन क्या होगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो वो बचेगा, इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भर भारत हम यहां पर बन जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से ये स्ट्रेटेजीज को लेकर आया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है, पहली और तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं आज के फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर, जो कि प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट के बारे में पूछा गया। इसे किसके द्वारा रिलीज किया गया, क्या यूएनईपी IUCN के द्वारा लेके आया गया है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा, वर्ल्ड बैंक एंड WWF के द्वारा, UNFCCC एंड UNEP के द्वारा। बताइए, अभी रिसेंटली इस रिपोर्ट को रखा गया है, रिपोर्ट जो है रिलीज करी गई है और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो भी दिया गया है। लेट्स सी, यहां पर जो इसको लाने वाली एजेंसीज है उसका नाम आप बता पाते नहीं बता पाते। रिपोर्ट को टाइटल किया गया प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2020। ये अंडरलाइन करती है कि वर्ल्ड ने जो यहां पर हमारे 2010 के अंदर यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के टाइम पे जो गोल्स रखे थे, जो एम्बिशियस गोल्स यहां पर बनाए गए थे, उनको अचीव किया गया है या नहीं किया गया, या फिर कितना उसके अंदर स्टेटस है, क्या प्रोग्रेस जो है वो यहां पर देशों की है। तो अलग अलग देशों की जो प्रोग्रेस है वो भी यहां पर बताई है। रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा लेकर आई गई है, इट इज ब्रॉट टू यू बाय UNEP एंड IUCN। तो यहां पे किसके द्वारा लाए गए, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, एज वेल एज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा इसको लेकर आया गया है। और इसमें नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा भी हेल्प करी गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं आज के फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। फिफ्थ क्वेश्चन MCA 21 के बारे में है पूछा गया। MCA 21 रिसेंटली न्यूज में देखा गया, ये क्या है, ये कोई पोर्टल है जो कि क्या करता है, जो कंपनी से रिलेटेड डिटेल्स को डिसेमिनेट करता है, हो सकता है ये कोई सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये भी पॉसिबल है, ये काइंड का मॉडल कंसेशनियर अग्रीमेंट है, पॉसिबल है, या फिर कोई और ही चीज है, बताइए। रिसेंटली इसे न्यूज में देखा गया था MCA 21। अगर इसकी फुल फॉर्म पता होगी तो डेफिनेटली आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा, नहीं पता तो सोचना पड़ेगा यहां पर और गलती भी हो सकती है। चलिए, तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया फर्स्ट फेज ऑफ द लेटेस्ट अपडेट टू इट्स डिजिटल कॉर्पोरेट कंप्लायंस पोर्टल MCA 21 वर्जन 3.0। ठीक है, 3.0 को लेकर आया गया। इट इज द डिजिटल कॉर्पोरेट कंप्लायंस पोर्टल। इट विल हेल्प इन इंप्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, उसको लेकर क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, उसके अंदर ये काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। अगर हम बात करें अभी रिसेंटली जो इंडिया का रैंक था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर 63 था आउट ऑफ 190 कंट्रीज, जिसके अंदर कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस जो थी हमारी अच्छी थी। एक्सप्लेनेशन की अगर यहाँ पे बात करी जाए, MCA 21 जो है एक ऑनलाइन पोर्टल होने वाला है, किसका, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, जिसके पास क्या होगा, ऑल द कंपनीज रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो वो यहां पर अवेलेबल होगी, और वो जो लेजिबल या कहीं लीगल जो इसके स्टेक होल्डर्स है उनको भी यहां पर प्रोवाइड करी जाएगी, जनरल पब्लिक को भी ये प्रोवाइड करी जाएगी। MCA 21 तो 2006 के अंदर ही लॉन्च कर दिया गया था, फिर इसके 1.0, 2.0, 3.0 अलग अलग वर्जन जो है वो इसके धीरे धीरे लाए गए, ताकि ज्यादा से ज्यादा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लोगों को और स्टेक होल्डर को प्रोवाइड करी जा सके। यहां पे होगा क्या, जो MCA 21 3.0 है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर लेवरेज करेगा, ताकि जो कॉर्पोरेट कंप्लायंस है या फिर स्टेक होल्डर्स का जो एक्सपीरियंस है उसको और भी बेटर बनाया जा सके। MCA 21 हैज बीन अ पार्ट ऑफ मिशन मोड प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो काफी इस पे ध्यान दिया गया और मिनिमम पॉसिबल टाइम में इसे कंप्लीट करने की भी बात करी गई थी। और जो अभी रिसेंटली हमारा बजट जो था, हमारे यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने भी इसके बारे में बात करी थी। MCA 21 वर्जन 3.0 को अनाउंस किया गया था बजट के दौरान में। ठीक है, चलिए, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, पोर्टल जो कि कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है और डिसेमिनेट करता है कंसर्निंग स्टेक होल्डर्स को। चलते हैं MCA 21 से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। क्रैक UPSC एग्जाम इन 100 डेज,
और क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की जो सीरीज है वो आपके पास अवेलेबल है, आपके पास टाइम भी अवेलेबल है, तो इस टाइम को अच्छे से यूज करें। प्रीलिम्स के लिए अगर फोकस करना चाहते हैं देन यू कैन गो फॉर क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज। अगर आप प्रीलिम्स के बाद, जैसे ही प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसके बाद जो है मेंस की तैयारी भी करना चाहते हैं, जो कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस में काफी हेल्प करेगी, तो आप 200 डेज की जो सीरीज है इसके अंदर जा सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर प्रीलिम्स एग्जाम का जो मटेरियल है वो है, उसके बाद जैसे ही आप प्रीलिम्स देखे आएंगे उसके बाद जो राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है वो मॉड्यूल भी इसके अंदर रखा गया, और कुछ वैल्यू एडिड मटेरियल जो है मेंस को लेकर वो भी डाला गया है। फुल फ्लेजेड तैयारी करना चाहते हैं 2022 के लिए, देन यू कैन गो फॉर मिशन यूपीएससी 2022 विच इज अ 500 डे प्रोग्राम, जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, राइटिंग प्रैक्टिस ये सभी चीजें मिल जाती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 2 स्टेटमेंट्स देके आपसे पूछ रहा है कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। मिस इन्फॉर्मेशन एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि मिसलीडिंग होती है और इन्फ्लुएंस करती है लोगों को उसके ओपिनियन को फॉर्म करने में, चेंज करने में, हो सकता है। डिस इन्फॉर्मेशन एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि मिसलीड करती है, और यहां पर जो फैक्चुअली इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन होती है जिसमें कोई भी यहां पर विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव उसे डिसेमिनेट किया जाता है। तो यहां पर इन दो टर्मिनोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल आजकल न्यूज के अंदर किया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया जब से आया है तब से मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन ये दोनों चीजें काफी ज्यादा अवेलेबल है। तो मिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है और डिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है ये जानना काफी जरूरी है। और वैसे भी अभी भी जैसे कि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के ऊपर तंज कसती रहती है, एक दूसरे को टारगेट करती रहती है, तब उस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये है क्या। सोचिए, चलिए, तो अभी तक क्या था न्यूज में, क्यों था, क्योंकि बीजेपी के जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर एपी अब्दुल कुट्टी, उन्होंने क्या कहा है, जो अभी बेसिकली लक्षद्वीप के इंचार्ज भी हैं, उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस है और सीपीआईएम है वो मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर रही है। किस चीज को लेकर? आप जानते हैं कि लक्षद्वीप की तरफ से काफी ज्यादा न्यूज डेली बेसिस पे हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिल रही है। इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें जो वहां के एडमिनिस्ट्रेटर है मिस्टर प्रफुल्ल पटेल, उनको यहां पर टारगेट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो जो लॉ एंड ऑर्डर, जो नए नए रूल्स लेकर आ रहे हैं वो वहां के लिए सही नहीं है, ऐसा उनके द्वारा कहा जा रहा है, राइट। और लेकिन यहाँ पे मिस्टर एपी अब्दुल कुट्टी जो है उन्होंने उनको प्रोटेक्ट करते हुए कहा है कि ये जो चीजें हैं कांग्रेस और सीपीआईएम के द्वारा मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई जा रही है, जिसकी वजह से लोगों का परसेप्शन जो है वो चेंज किया जा रहा है। अब देख लेते हैं मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन होती क्या है। मिस इन्फॉर्मेशन स्टार्ट्स फ्रॉम एम। ये एक ऐसी मिसलीडिंग, एम से मिस इन्फॉर्मेशन, एम से मिसलीडिंग, इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। मिसलीडिंग और फैक्चुअली इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन होती है जो कि विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव, विद नो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉजिंग हार्म, जिसमें हार्म करने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। डिस इन्फॉर्मेशन क्या होती है फिर? डिस इन्फॉर्मेशन इन विच मिसलीडिंग एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो इसमें मिसलीडिंग तो होती है और इसमें लोगों को इन्फ्लुएंस भी किया जाता है, लेकिन जो एक फैक्टर दोनों को अलग करता है वो है कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव है, जो इंटेंशन है वो हार्म करने की होती है, ठीक है। तो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन में क्या होता है, हार्म करने की इंटेंशन नहीं होती है, लेकिन डिस इंफॉर्मेशन में क्या होता है, हार्म करने की इंटेंशन होती है। तो यहां पर थोड़ा सा इसे और समझने की कोशिश करते हैं। तो आपकी जो मिस इंफॉर्मेशन है इसको समझिएगा, इसमें कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है। इंफॉर्मेशन तो ये भी गलत है, लेकिन गलती से यहां पे आपसे मिस से आप मिस्टेक करके, याद रखिएगा, आपसे मिस्टेक हो गई कि आपने ये इंफॉर्मेशन को शेयर किया, आपकी कोई भी यहां पर बुरी इंटेंशन नहीं थी। लेकिन डिस इंफॉर्मेशन क्या होती है? इट इज मिस इंफॉर्मेशन विद एन अल्टीरियर मोटिव, ठीक है। या फिर कहें कि यहां पर आपका कोई एजेंडा या कोई ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है तो यहां पर भी मिस इन्फॉर्मेशन, बट यू हैव एन एजेंडा, यहां पर दूसरों को हार्म करने का, ओपिनियन चेंज करने का, कुछ इस तरीके से आपका एजेंडा होता है, राइट। तो जब हम फेक न्यूज की बात करते हैं, फेक न्यूज क्या होगा, जब ये फेक न्यूज जान के दी जाती है तो वो डिस इन्फॉर्मेशन में आती है, लेकिन अगर गलती से कोई आपसे फैक्चुअल मिस्टेक हो गई वो मिस इन्फॉर्मेशन में आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, मान लीजिए इंटरव्यू के अंदर भी कोई क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है, आपने अगर उसका आंसर गलती से गलत दिया, ठीक है, तो वो तो क्या होगा, आपने इंटरव्यू बोर्ड को मिस इन्फॉर्म किया, ठीक है। लेकिन अगर आपने जानबूझकर किसी चीज को गलत बताया, इट मींस कि आपने उन्हें डिस इन्फॉर्मेशन दी है। आपने देखा होगा इवन जब इंटरव्यू से पहले आप एक पूरा फॉर्म भरते हैं, आपका जो डैफ भी होता है उसके अंदर भी लास्ट में आपको सिग्नेचर करने होते हैं कि जो भी ऊपर इंफॉर्मेशन दी है बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज वो सही है, ठीक है। तो ये जो चीज है तब आपसे सिग्नेचर भी कराई जाती है। तो आप जानते हैं फेक न्यूज का काफी कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल, और वैसे भी जो सोशल मीडिया उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल देता है, इट डिपेंड्स कि यहाँ पर उसके फॉलोअर्स कितने और वो इस चीज को मानने लगते हैं और उनसे इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। तो मान लीजिए देयर इज समबडी जिसके 1 मिलियन या फिर 10 मिलियन या फिर 100 मिलियन फॉलोअर्स है, और यहां पर ये व्यक्ति जो है डिस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करता है,
या मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करता है, तो कितना यहाँ पर लोगों के ब्रेन को चेंज किया जा सकता है, यू कैन हैव एन आइडिया। ठीक है, तो काफी सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, क्योंकि इन्फ्लुएंस तो दोनों के अंदर ही हो रहे हैं, लेकिन एक जगह पे हार्म पहुंचाने का ऑब्जेक्टिव है, एक जगह पे हार्म पहुंचाने का ऑब्जेक्टिव नहीं है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, जो कि डिजिटल मीडिया एथिक्स को लेकर है, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस को लेकर है, जो आईटी रूल्स है उसको लेकर है। 3 स्टेटमेंट्स आपको दी और आपको बताना है इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। चलते हैं पहली स्टेटमेंट को लेकर, प्रोवाइड्स रोबस्ट कंप्लेंट मैकेनिज्म फॉर द यूजर्स ऑफ प्रिंट एंड सोशल मीडिया। तो आईटी रूल्स जो है वो प्रिंट और सोशल मीडिया जो है वहां पर कंप्लेंट मैकेनिज्म काफी स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड कर रहे हैं। डिजिटल मीडिया यूजर्स आर ट्रीटेड एज इंटरनेट इंटरमीडियरीज इन द एक्ट। इस एक्ट के अंदर जो इंटरनेट इंटरमीडियरीज है वो संज्ञा किसको दी गई है, जो डिजिटल मीडिया यूजर्स, जो हमारे जैसे लोग होते हैं जो कि जो डिजिटल मीडिया है उसको यूज करते हैं, उनको इंटरनेट इंटरमीडियरीज कहा गया। ये भी हो सकता है। द ग्रीवांस इज टू बी रिजोल्व विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द कंप्लेंट। जब कंप्लेंट दी जाती है 15 दिन के अंदर निदान उसका किया जाएगा। न्यू आईटी रूल्स आए हैं और आप जानते हैं कि आज से ही लेकर आए गए हैं, और यहां पर जो कंप्लायंस है उसके लिए कहा गया था फेसबुक और ट्विटर, क्योंकि आपको व्हाट्सएप को इसको कंप्लाई करना पड़ेगा। जल्दी से बताएं न्यू रूल्स के बारे में। और सेक्शन 69A सब सेक्शन 2 जो है वो भी आप जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का काफी न्यूज में रहता है, जिसको कि आईटी एक्ट को 2000 में लेकर आया गया था। एंड टाइम एंड अगेन इसके अंदर अलग अलग बदलाव भी किए गए। जल्दी से मुझे बताएं कंप्लेन मैकेनिज्म के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं पहली स्टेटमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे क्या इसके अंदर रोबस्ट कंप्लेन मैकेनिज्म अवेलेबल है? बिल्कुल ठीक है। फॉर द यूजर्स ऑफ प्रिंट एंड सोशल मीडिया। नाउ प्रिंट की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि रोबस्ट कंप्लेन मैकेनिज्म तो अवेलेबल है यहाँ पर, लेकिन वो किस किस के लिए, ये जो है प्रिंट मीडिया के लिए नहीं है, ये सोशल मीडिया के लिए है, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए। ठीक है, लेकिन इट इज नॉट अवेलेबल फॉर द प्रिंट मीडिया। और जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट को एलिमिनेट किया आपने, आप ए और डी को एलिमिनेट कर दीजिए। इट मींस आंसर या तो बी होगा या सी होगा। इट मींस थर्ड स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट आपकी करेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ग्रीवांस को 15 दिन में सोल्व किया जाता है, तो बिल्कुल ठीक है, 15 दिन का ही टाइम दिया गया है यहां पर। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि हमारा आंसर क्या है। डिजिटल मीडिया यूजर्स को क्या इंटरनेट इंटरमीडियरीज कहा जाता है? देखिए यहां पर इंटरनेट इंटरमीडियरीज किसको कहा जाएगा, यहां पे इंटरनेट है, मान लीजिए दिस इज इंटरनेट, और यहां पे हम यूजर्स हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, सो ऑन अप टू जितने भी आप मान लीजिए। अब इंटरनेट को यूज करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर पे क्या करते हैं, हम लोग क्रोम को ओपन करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं, हम गूगल सर्च इंजन को स्टार्ट करते हैं, राइट। हम क्या करते हैं, इंटरनेट यूज करना है, अगर हम ये चीजें यूज नहीं भी कर रहे तो सीधा व्हाट्सएप को ओपन करते हैं, हम क्या करते हैं, सीधा फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, सीधा ट्विटर को ओपन करते हैं, टेलीग्राम को ओपन करते हैं। सो ये हमारे इंटरमीडियरीज होते हैं, जो कि इंटरनेट, जो एक्चुअल इंटरनेट है उसको एक्सेस करने में अलग अलग यूजर्स की हेल्प करते हैं और इंटरमीडियरी का रोल यहां पर निभाते हैं। क्योंकि आपको कुछ सर्च करना है, आप क्रोम को यूज करेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज करेंगे, गूगल को यूज करेंगे, या फिर अगर आपको कोई जो आपका मैसेज है, मैसेज को चेक करना है तो व्हाट्सएप को यहां पर आप यूज करेंगे या फिर फेसबुक को यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो मीडिया इंटरमीडियरीज कहा गया वो इनको कहा गया, ना कि यूजर्स को। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, पहली और दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, इट मींस सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ओनली बी। ध्यान रखिएगा इंटरमीडियरीज कौन होते हैं, ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, काफी न्यूज में एग्जिस्ट कर रही है डेली बेसिस पे, तभी ये चीज आपसे पूछी गई थी। चलते हैं यहां पर सेलेरू रिवर के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए यहां पर इनको लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की, ये भी हो सकता है। जो आपकी सबरी रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है सेलेरू रिवर की, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। अपर कोलाब डैम इज बिल्ट ऑन सबरी रिवर। बताइए क्या आंसर होगा। रिसेंटली 6% दे ड्राउन्ड एंड 2 वर रिपोर्टेडली मिसिंग। तो 6 लोग जो है वो डूब गए हैं, 2 को मिसिंग बताया जा रहा है। आफ्टर 2 फिशिंग बोट्स जो थी उनको वो कैप्साइज हो गई इन द सेलेरू रिवर। तो ये कहां पर लोकेट करती है, बता देता हूं आपको, उड़ीसा के मलकानगिरी से ये न्यूज आ रही थी, ठीक है। तो यहां पर जो रिवर है उसके बारे में क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो यहां पर पहली स्टेटमेंट को अगर हम देखें, सेलेरू रिवर जिसको कि यहां पर मक्कुंड भी कहा जाता है, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, मक्खुन, ठीक है। तो अपर रीचेस के अंदर इसे क्या कहा जाता है, मक्कुंड भी कहा जाता है। ये एक मेजर ट्रिब्यूटरी है सबरी की, ठीक है। सो सबरी रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, सेलेरू जो है वो सबरी की ट्रिब्यूटरी। तो सेकंड तो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुई, तो यहां पर बी और डी को तो जल्दी से एलिमिनेट कर दीजिए। इट मींस या तो पहली स्टेटमेंट ठीक होगी या तीसरी स्टेटमेंट ठीक होगी, दोनों ठीक नहीं हो सकती है, ठीक है। अब आते हैं सेलेरू रिवर के बारे में। तो सेलेरू रिवर जो है एक ह्यूज पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की इस रिवर के अंदर।
तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जैसे ही मैंने आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया तो डैम जो है उसके बारे में आपको समझ में आ जाना चाहिए। अपर कोलाब प्रोजेक्ट लोकेटेड इन ओडिशा अक्रॉस द सबरी इज अ मेजर डैम प्रोजेक्ट जो कि क्या करेगा, वाटर को सप्लाई करेगा इरिगेशन के लिए, पीने के पानी के लिए, हाइड्रो पावर जनरेशन जो है वो भी यहाँ पे करी जाएगी और ये सबरी के ऊपर बनाया जा रहा है, ठीक है। और सेलरू किसकी ट्रिब्यूटरी है, सबरी की ट्रिब्यूटरी है। क्या पहली स्टेटमेंट ठीक है, देखिए रिवर सबरी इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी नॉट द रिवर सेलरू। तो यहाँ पे ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी कौन है, सेलरू है, नहीं सेलरू नहीं है, सबरी है, उसकी फर्दर जो ट्रिब्यूटरी है वो सेलरू है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका मैप रिलेटेड क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था क्योंकि ये चीज आपकी न्यूज में मेंशन करी गई थी। सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा दिस इज द लोकेशन जो आपकी गोदावरी रिवर भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी और यहां पर आपको आपकी सबरी रिवर भी दिखाई दे रही है। फाइनली बे ऑफ बंगाल में चाहते थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं। सो दिस इज गोदावरी। आसपास की रिवर जरूर देखिएगा, पन्ना रिवर भी इसमें डायरेक्टली आके मिल रही है। देन आपकी मंजीरा भी आ रही है, यहाँ पे मनियार भी आ रही है। ऊपर जाएंगे तो इंद्रावती भी आपको दिखाई देगी, वानगंगा भी दिखाई दे रही है, वारदा भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको यहाँ पे सबरी जो है वो भी दिखाई दे रही होगी। एंड देन फाइनली बे ऑफ बंगाल। चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर। 9th क्वेश्चन बात करता है इंटरपोल के नोटिस के बारे में। बताइए इंटरपोल के नोटिस को लेकर आपको बताना है कि कौन सा कलर किस चीज को दर्शाता है। रेड नोटिस जो है ये किसके लिए होता है, जो अरेस्ट है या फिर एक्सपेडिशन ऑफ फ्यूजिटिव करना है तो उसके लिए होता है। यहाँ पे अगर आपको फ्यूजिटिव को अरेस्ट करना है या फिर एक्स्ट्राडिशन करना है, दोनों पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, पॉसिबल है। ब्लू जो है वो किसके लिए होता है, मिसिंग पर्सन को लोकेट करने के लिए होता है। येलो इज फॉर फाइंडिंग आउट इन्फॉर्मेशन ऑन एक्टिविटीज ऑफ पर्सन जो कि क्राइम से रिलेटेड होता है। तो अगर कोई क्रिमिनल है तो उसकी एक्टिविटीज को पता लगाना है तो येलो यहाँ पर लेकर आया जाता है। यहाँ पे मेहुल चोकसी जो है उनको लेकर काफी न्यूज थी। यहाँ पे कहा गया कि 13,578 करोड़ पीएनबी का जो फ्रॉड हुआ है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है इनका। और उसके बाद ये क्या हुआ था, उसके बाद जैसे ही केस अनर्थ हुआ, सबसे पहले इन भगोड़ों की क्या एक तरीका होता है, चाहे वो माल्या हो या फिर मेहुल चोकसी हो या फिर यहाँ पर नीरव मोदी हो, उनका पहला यही चीज होती है कि वो भाग के किसी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। तो ये एंटीगुआ में छुपे हुए थे और कहा गया कि ये बेसिकली इनके अगेंस्ट में जो पूरा एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग चल रहा था तो वहां पर ये मिस हो गए। बट अभी न्यूज दोबारा से आ रही थी कि इनको वापस लेकर आया जाएगा। तो इंटरपोल का जो रेड नोटिस है वो वैसे भी इनके अगेंस्ट में पेंडिंग रखा हुआ है। अब जानते हैं यहाँ पर नोटिस के बारे में। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंटरपोल का रेड नोटिस जो है वो इनके अगेंस्ट में जारी किया गया था, तो एक्स्ट्राडिशन तो आप समझ चुके होंगे, अरेस्ट और एक्स्ट्राडिशन के लिए होता है। ये पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। अब आते हैं बाकी बचे हुए 2 नोटिस के ऊपर, लेकिन मैं इंटरपोल के बारे में भी कुछ आपको बताना चाहूंगा। इंटरपोल इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस, क्योंकि इंटरपोल का मतलब क्या है, इंटर प्लस पोल। इंटर मतलब इंटरनेशनल, पोल मतलब पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस। तो ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है विद 190 मेंबर कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। हमारे यहां से भी इंटरपोल के साथ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है और जब भी इस तरीके के फ्यूजिटिव्स को लेकर कोई भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो इंटरपोल से बातचीत करी जाती है। इट एनेबल्स पुलिस अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया टू वर्क टुगेदर, ताकि पूरी दुनिया को एक सेफर प्लेस बनाया जा सके और ऐसे जो भगोड़े होते हैं उनको पकड़ के वापस में देश में लाया जा सके। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां पर है, हेडक्वार्टर इज इन लॉयन फ्रांस के अंदर। तो लॉयन फ्रांस के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर है वो लोकेट करता है। रेड नोटिस वैसे मैंने आपको बता दिया एक्स्ट्राडिशन के लिए होता है। ब्लू नोटिस किस लिए होता है, ब्लू नोटिस इज मेनली इशूड बाय द इंटरपोल, ताकि एडिशनल इंफॉर्मेशन किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिटी को लेकर इकट्ठी करी जा सके, किसी भी व्यक्ति की लोकेशन को लेकर इकट्ठी करी जा सके, वो व्यक्ति क्या कर रहा है इन रिलेशन टू क्राइम, वो चीजें इकट्ठी करी जा सके। तो यहाँ पे मिसिंग पर्सन के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। ब्लैक नोटिस जो है व्हेन इंफॉर्मेशन इज नीडेड अबाउट द अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, तब आप ब्लैक नोटिस को लेकर आते हैं। चलिए मैं आपको वेरियस नोटिस जो है वो दिखाई देता हूँ। सो रेड नोटिस होता है वांटेड पर्सन के लिए, ग्रीन नोटिस आपका रहता है यहाँ पे वार्निंग्स एंड इंटेलिजेंस के लिए, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। सो ऑरेंज नोटिस आपका होता है इमिनेंट थ्रेट कोई होता है, मिसिंग पर्सन के लिए आपको येलो नोटिस होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो ब्लू नोटिस होता है, पर्पल नोटिस भी यहाँ पे मॉडस ऑपरेंडी को जानने के लिए होता है, अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए ब्लैक नोटिस। तो ये अलग अलग नोटिस जो है तो वो वेरियस रीजंस के लिए यूज किए जाते हैं इंटरपोल के द्वारा, ठीक है। इसी वजह से हमारा जो स्टेटमेंट थी यहाँ पर वो इनकरेक्ट हो गई थी और हमने यहाँ पे जो आंसर था वो अपना क्या बताया है, सिर्फ पहली जो स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट है, अदरवाइज बाकी जो स्टेटमेंट थी सेकंड और थर्ड वो हमारी इनकरेक्ट हो गई थी, ठीक है। चलिए सो ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन में हमारा डिस्कशन होगा द रीजन बिहाइंड हायर नंबर ऑफ साइक्लोन। तो यहाँ पे जो आपके ज्यादा से ज्यादा साइक्लोन्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं कहां पर, बे ऑफ बंगाल में। अगर आप अरेबियन सी से कंपैरिजन करते हैं तो इसके रीजन क्या, क्योंकि आप जानते हैं देखिए वैसे तो अभी अरेबियन सी के अंदर भी काफी सारे
जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां पर भी काफी सारे साइक्लोन्स आ रहे हैं, लेकिन वैसे कहा जाता है कि बे ऑफ बंगाल में ज्यादा आते हैं। आप नेक्स्ट टाइम इस चीज को नोटिस भी कर लीजिएगा, जो ईस्टर्न कोस्ट है वो ज्यादा इंपैक्टेड रहता है। जब भी न्यूज आती है साइक्लोन की, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल जो है वो काफी ज्यादा इससे इंपैक्टफुल रहते हैं। तो यहां पर पूछा गया कि बताइए कि इसके रीजन क्या है। पहला बताया मिक्सिंग ऑफ फ्रेश वाटर हो सकता है, लेसर हीट सर्कुलेशन ये भी पॉसिबल है, प्रेजेंस ऑफ लैंड मास। बताइए क्या रीजन होंगे जिसकी वजह से ईस्टर्न या फिर कहीं बे ऑफ बंगाल में ज्यादा आते हैं कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्ट। सोचिए। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये बात ठीक हो जाती है कि यस, बे ऑफ बंगाल जो है इसमें ज्यादा साइक्लोन आते हैं कंपेयर टू अरेबियन सी, बट नाउ रीजन जानना काफी जरूरी हो जाता है। वाटर ऑफ द अरेबियन सी जो है रिलेटिवली कोल्डर है देन द बे ऑफ बंगाल, जो कि साइक्लोन्स के लिए और साइक्लोन्स को इंटेंसिफाई करने के लिए उतना ज्यादा आप कह सकते हैं कंजीनियल नहीं है। तो यहाँ पे जो वाटर है वो कंपेरेटिवली कोल्ड है, यहाँ पे जो वाटर है बे ऑफ बंगाल में वार्म है। क्या ये कोई पॉइंट कहीं पे दिया है? चलिए देखेंगे इसको। बे ऑफ बंगाल इज मच वार्मर बिकॉज इट इज लैंड लॉक्ड ऑल्सो, और यहाँ पर क्या होगा, लेस पावर्ड विंड्स जो है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, विच मीन्स लेस हीट सर्कुलेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट आपका है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं बे ऑफ बंगाल के बारे में। पहली स्टेटमेंट जो हमारी थी वो तो हमने कर ली। फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स, जैसे कि काफी सारी रिवर्स ऐसी हैं जो बे ऑफ बंगाल में आती हैं, जो कि बे ऑफ बंगाल का जो पानी है उसको क्या करती हैं, लेस डेंस बनाती हैं। क्योंकि पहले क्या होता है, पहले यहाँ पे समुद्र का पानी होता है, उसमें नमक काफी ज्यादा होता है, राइट, तो वो डेंस होता है काफी ज्यादा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फ्रेश वाटर की नदियां यहाँ पे आके गिरेंगी, राइट, काफी सारी नदियां आपकी यहाँ पर आती है। अभी तो गोदावरी के बारे में तो हमने पढ़ा ही था, तो वो अपना फ्रेश वाटर इसके अंदर मिक्स कर देती है। फ्रेश वाटर होने की वजह से क्या होगा, जो पानी पहले काफी डेंस होता था वो कम डेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से इवेपोरेशन जो है वो काफी ज्यादा होगी, और इवेपोरेशन ज्यादा होगी तो यहां पर जो आपका साइक्लोन है उसको जनरेट करने के लिए जो एक कंजीनियल सिचुएशन है वो आपकी क्रिएट हो जाएगी, राइट। तो मिक्सिंग ऑफ फ्रेश वाटर जो है वो भी इसके पीछे एक कॉजल फैक्टर के तौर पे काम करते हैं। अरेबियन सी की बात करें, इसके अंदर ज्यादा सॉल्ट कंटेंट रहता है और यहाँ पे पानी काफी डेंस रहता है, और इवेपोरेशन ऑलमोस्ट यहाँ पे कह सकते हैं कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल एटलीस्ट मुश्किल हो जाता है। साइक्लोन्स जो है उसके ऊपर लैंड मास का भी इंपैक्ट पड़ता है। तो तीसरी स्टेटमेंट ठीक होती है, लेकिन एक्सप्लेन भी इसे करना जरूरी है, बता देता हूं किस तरीके से। जैसे देखिए यहाँ पे आपका अगर आप देखेंगे, दिस इज बे ऑफ बंगाल, राइट, और यहां पे ये एरिया कौन सा है, ये आपका पैसिफिक का एरिया है। तो पैसिफिक में अगर कोई साइक्लोन बनता है वो मूव करते करते बे ऑफ बंगाल में आ सकता है, लेकिन क्या यहां को क्रॉस करके यहां जा सकते हैं? ऑफकोर्स नहीं। पर वैसे भी पहले भी पैसिफिक के अंदर कोई आएगा तो यहां पर पहले कहां आएगा, बे ऑफ बंगाल में आएगा। फिर बे ऑफ बंगाल से वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहां पे उसको लैंड मास दिख गया, और लैंड मास में ही वो जितनी भी अपनी एनर्जी होती है यहीं पे कंज्यूम कर देगा, राइट। तो यहाँ पे साइक्लोन जो है बे ऑफ बंगाल में आने का रीजन इसके यहाँ बीच में ये जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है ये इसकी अवेलेबिलिटी भी है, क्योंकि पैसिफिक से मूव होते होते इस डायरेक्शन में काफी सारे साइक्लोन्स आ जाते हैं जहां पे बे ऑफ बंगाल अवेलेबल है। लेकिन वहां पर देखेंगे वहां पे ऑलरेडी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, तो लैंडमास यहां पर भी अवेलेबल है, तो यहां से इस डायरेक्शन में आपके साइक्लोन्स नहीं आते हैं और ना ही बनते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो तीनों जो हमारे ऑप्शंस थे करेक्ट हो जाते हैं, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी, क्योंकि तीनों आपकी स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाती है। चलिए, तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है अपना पूरा का पूरा लेक्चर, और 2 मिनट के अंदर इसे एक्टिवली रिवाइज करेंगे, और फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं प्रीलिम्स का, जिसका आंसर आप करिएगा। और मुझे पता है कि पिछले काफी टाइम से हम विनर को यहाँ पे अनाउंस नहीं कर रहे हैं, बट फ्रॉम दिस टाइम वी विल मेक श्योर कि जो आपके विनर है, जो भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर करते हैं, वो विनर को भी अनाउंस किया जाए। बानी ग्रेसलिन जल्दी से मुझे बताएं, जितनी भी चीजें इसको लेकर याद है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। तो यस, एनजीटी न्यूज में था, और साथ ही साथ कहां पर है, गुजरात के अंदर। एनजीटी ने कहा है कि यहाँ पर जो एनक्रोचमेंट हुआ है उसे 6 महीने के अंदर आप रिमूव करिए। एफडीआई के अंदर बताया था सबसे बड़ा कौन यहाँ पे एफडीआई लेके आता है इंडिया के अंदर, सेकंड नंबर भी पता है तो बता दीजिएगा। 10% या इससे ज्यादा होता है तो उसे एफडीआई माना जाता है। यहाँ पर इक्विटी के थ्रू काफी ज्यादा पैसा है, 82 बिलियन यहाँ पर टोटल फिगर जो है बताया गया, जिसमें से 60 बिलियन जो है इक्विटी की वजह से। नंबर 1 पे है सिंगापुर, नंबर 2 पे है यूएस, नंबर 3 पे है मॉरिशस। सऊदी अरेबिया को भी यहाँ पर एक अलग से राउंड ऑफ अप्लॉज देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने भी 3 गुना यहाँ पर जो है इजाफा किया है। एग्रीकल्चर एग्रीमेंट इजराइल के साथ कर रहे हैं, कितने साल का एग्रीमेंट है ये बताइए। यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले, और यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, ताकि सेल्फ सफिशिएंसी जिसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है वो लेकर आया जाए। 3 साल का एग्रीमेंट है, ध्यान रखिएगा, इंडिया और इजराइल के बीच में। देन वी डिस्कस अबाउट प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट, जो कि किसके द्वारा लाई गई, जल्दी से बताएं। आईयूसीएन के साथ और कौन शामिल है यहाँ पर, यूएनईपी इसके अंदर शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने देखा था MCA 21 के बारे में, क्या है ये पोर्टल है जिससे कि इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट किया जाता है स्टेक होल्डर्स को, कंपनी को लेकर। देन आई टोल्ड यू अबाउट द क्रैश कोर्सेज, exam.netmok.com या netmok.com पे जाके आप इनके अंदर एनरोलमेंट जो है वो अपना करा सकते हैं, या फिर नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं तो मिशन यूपीएससी के लिए भी जा सकते हैं। देन वी डिस्कस्ड अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन। आपको पता है कि किसके अंदर मेल इंटेंशन होता है और किसके अंदर नहीं होता है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी फेक न्यूज देखते हैं तो इस चीज को जरूर रिकॉल करिएगा। देन इसके बाद डिस्कशन हुआ था हमारे आईटी रूल्स के बारे में। काफी सारी कंपनीज जो है, इवन फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब नहीं मानना चाह रही है, इसको कंप्लाई नहीं करना चाह रही है।
इसमें मैंने बताया था कि इंटरमीडिएरीज कौन होते हैं, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं इंटरमीडिएरीज, इंटरनेट इंटरमीडिएरीज कौन होते हैं। यहाँ पे रोबस्ट जो है एक कंप्लेन मैकेनिज्म बनाया गया है सोशल मीडिया के लिए, ओटीटी के लिए। 15 दिन के अंदर यहाँ पर जो आपकी कंप्लेन होगा उसका निदान किया जाएगा, राइट। यहाँ पे इंटरमीडिएरीज में आपके जो सर्च इंजन होते हैं उनको कहा जाता है एक्सप्लोरर्स होते हैं, या फिर जो व्हाट्सएप वगैरह जो आपकी इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज होती है उनको कहा जाता है, जिसके थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। देन हमने सेलेरू रिवर के बारे में डिस्कशन किया था। जल्दी से मुझे बताएं जो डैम बनाया जा रहा है वो किसके ऊपर बनाया जा रहा है, दैट इज ऑन विच रिवर, बताइएगा। ट्रिब्यूटरी कौन सी किसकी ये भी बताएगा। सब चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस करी थी। अपर कोलाब डैम जो हाइड्रो पावर के लिए काफी बेहतरीन है। उड़ीसा के अंदर यहाँ पर अभी एक जो बोट थी वो कैप्साइज हो गई थी, जिसकी वजह से हमने ये जो पूरा टॉपिक है वो डिस्कस किया। इंटरपोल का कार्यालय कहाँ पर है बताइएगा। एक्स्ट्राडिशन के लिए या फिर मिसिंग पर्सन के लिए, अलग अलग चीजों के लिए हमने अलग अलग नोटिस जो वो जारी किए गए। जल्दी से मुझे बताइएगा येलो नोटिस किसके लिए दिया जाता है कमेंट सेक्शन के अंदर। ब्लैक नोटिस के बारे में बताइएगा, और रेड नोटिस जो अभी इशू किया गया था उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। रीजन बिहाइंड हायर नंबर ऑफ साइक्लोन्स के बारे में डिस्कशन किया था, तो बे ऑफ बंगाल में ज्यादा आते हैं। पहला रीजन तो है भाई ये कि यहाँ पे फ्रेश वाटर मिक्स हो जाता है, इवेपोरेशन होता है, जिसके बाद यहाँ पे साइक्लोन के लिए कंजीनियल एनवायरनमेंट बन जाता है। लेसर हीट सर्कुलेशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। लेसर हीट सर्कुलेशन, यहाँ पे जो पानी है वो काफी वार्म रहता है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ लैंड लॉक मास बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से बे ऑफ बंगाल के अंदर तो पैसिफिक के फिर भी साइक्लोन्स आ जाते हैं, लेकिन अरेबियन सी तक वो जाना मुश्किल हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पे 2 मिनट के अंदर एक्टिव रिवीजन भी हमने कंप्लीट कर लिए। जो आपके मैराथन सेशंस होते हैं उसको जरूर करिएगा। मैप का मैराथन भी अपलोड कर दिया गया है, इवन पॉलिटी का मैराथन भी अवेलेबल है, उसे सर्च करके जरूर देख लीजिएगा। MCA 21 क्या है, क्योंकि 3.0 अभी आया था राइट न्यूज में, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। नहीं समझ में आया तो गूगल कर लीजिएगा, याद नहीं है तो गूगल कर लीजिएगा, नहीं तो दोबारा से उस पर्टिकुलर सेक्शन को जो कि ये क्वेश्चन मैंने पूछा था और आपको एक्सप्लेन किया था वो देख लीजिएगा। और MCA 21 के बारे में ब्रीफ आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर करिएगा। नेक्स्ट टाइम विनर आप लोगों में से ही किसी को चुना जाएगा। जो मेंस के क्वेश्चन है अभी वो आपको जो हिंदू एनालिसिस किया जाता है उसके अंदर दिए जाते हैं। कल भी हिंदू एनालिसिस जो किया गया था सेकंड चैनल के ऊपर, वहां पर मैंने आपको मेंस का क्वेश्चन दिया था, वहां से आप इसको ले लीजिएगा। और मेंस के ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप है ये, और ये इंटरव्यू का ग्रुप है, यहां पर अपने आंसर्स को सबमिट कर दीजिएगा। जल्दी से अपने मार्क्स बताएं कितना आपने स्कोर किया, 6 से ज्यादा है, देन ऑफ कोर्स यू आर इन द सेफ जोन। लेस देन 6 भी है तो भी कोई बात नहीं, रिवाइज करेंगे जब आप सेकंड टाइम ना, तो अपने नोट जरूर बना लीजिएगा। और जब आप थर्ड टाइम करेंगे ना तो वीडियो मत देखिएगा, तब आप अपने नोट्स को रिवाइज करिएगा, ठीक है। क्योंकि 2 बार वीडियो देख लिया उतना काफी है, बार बार वीडियो को देखकर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 2 बार वीडियो देखा इनफ, नोट्स बनाए सेकंड टाइम में अपने जरूर, और थर्ड टाइम आप किसको रिवाइज करेंगे, वीडियो को नहीं, थर्ड टाइम आप अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे। फोर्थ टाइम किस चीज को देखेंगे, अपने नोट्स को ही देखेंगे। फिफ्थ टाइम किसको देखेंगे, नोट्स को ही देखेंगे। एग्जाम से पहले क्या वीडियो देखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम से पहले भी जो आपके पास आपका क्रूशियल टाइम होता है उसके अंदर आप अपने नोट्स को ही देखेंगे, राइट। चलिए, टेलीग्राम का एड्रेस नीचे दिया गया है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे। अगर वीडियो ने आपको लगता है कि 1% भी आपको हेल्प किया है किसी भी तरीके से, सो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय।